कैसे हैं आप सब। सबसे पहले वेलकम आपका क्लास 8 के अंदर। होप आपके क्लास 7 के अंदर काफी अच्छे मार्क्स आए होंगे और आपने काफी नॉलेज को गेन करा होगा। अब हमारी क्लास 8 की शुरुआत है। शुरुआत के अंदर सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 को करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोगों को बता दूं कि क्लास 8 का मैथ्स का कंप्लीट कोर्स आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा। कुछ टाइम बाद सोशल साइंस और इंग्लिश का कोर्स भी आपको इस चैनल पे दिखेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है मीनिंग ऑफ क्रॉप, ठीक है। तो एक बार हम इसे रीड करेंगे, फिर मैं आपको इसको बहुत इन डेप्थ जाके समझाऊंगा। Plants of the same kind that are grown and cultivated at a place in a regular manner on a large scale, it is called a crop. जब आप किसी एक प्लांट को क्या करते हो, ग्रो करते हो किस पे, एक प्लेस के ऊपर, वो भी एक लार्ज स्केल के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। एक एग्जांपल लिखते हैं। मान लो आप एक फार्मर हो, टमाटो को ग्रो कर रहे हो यानी कि उगा रहे हो। अब ध्यान देना मेरी बात में, यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन करा है, आप सबसे क्या कर रहे हो, उसको ग्रो कर रहे हो। सबसे पहली बात होनी चाहिए भैया, जो जिस प्लेस पे आप कर रहे हो उस प्लेस बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी बात जो है वो किस में होनी चाहिए, लार्ज स्केल में, यानी कि उसकी क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। अब ये नहीं कि भैया 10 किलो या 12 किलो टमाटर उगा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम एक बारी में 100 या 200 या फिर हजार किलो टमाटर उगाया जाता है। समझ आया मेरे क्रॉप का मीनिंग। दोबारा देख लो, जब आप किसी एक प्रकार के प्लांट को एक ही जगह पर उगाते हो, वो भी लार्ज स्केल के अंदर, उसको क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है भैया कि भैया जरूरी है एक प्लेस पे एक ही प्लांट को उगाया जाए। हाँ, बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स को उगा सकते हो, पर शर्त ये है कि भैया स्केल बहुत ज्यादा मैटर करता है कि किस स्केल के ऊपर आप उगा रहे हो। अब ये नहीं कि भैया आधे किलो आलू उगा रहे हो, 2 किलो टमाटर उगा दिया तुमने, या फिर थोड़ी बहुत भिंडी, मिक्स वेजिटेबल नहीं बनानी है। क्रॉप का मतलब यही होता है जो लार्ज स्केल के किसी चीज को उगाया जाता है, किसी प्लांट को, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो होगा टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो पहले इसको प्लीज आप नोट करिए, उसके बाद आपको कराऊंगा क्रॉप कितनी प्रकार की होती है। अब हम करेंगे एकदम अपना बहुत बेहतरीन टॉपिक, वो है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, यानी कि क्रॉप्स जो होती है वो कितनी टाइप्स की होती है। बेसिकली भैया ये 3 टाइप्स की होती है। पहला खारिफ क्रॉप, रबी क्रॉप, ज़ैद क्रॉप। एनसीईआरटी के अंदर जो गिवन है भैया, अब तक खारिफ क्रॉप और रबी क्रॉप गिवन है, ज़ैद क्रॉप का उसके अंदर कोई जिक्र नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, पर जो आपकी नॉलेज बूस्ट करने के लिए मैं आपको इसके बारे में पढ़वा दूंगा, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। खारिफ क्रॉप ऐसी क्रॉप होती है जो रेनी सीजन के अंदर ग्रो करी जाती है, बेसिकली जून से सितंबर के बीच में होती है ग्रो, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सोयाबीन, ठीक है। भैया रबी क्रॉप कौन सी होती है, ऐसी क्रॉप जो विंटर सीजन के अंदर ग्रो होती है, अक्टूबर से मार्च के बीच में। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका पी यानी कि मटर। क्लियर। अगला जो हमारा टाइप है, वो लास्ट टाइप है, वो है ज़ैद क्रॉप। ज़ैद क्रॉप क्या होती है, समर सीजन के अंदर जिन क्रॉप्स को ग्रो करा जाता है ना, उनको कहते हैं, यानी कि गर्मियों के अंदर। सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है वाटरमेलन। वाटरमेलन मतलब तरबूज। होप आपको तीनों के तीनों मीनिंग अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। मेरी जो पूरी कोशिश रहेगी ना, आपको पूरा जो चैप्टर है इस तरीके से चार्ट्स बनवा करके कवर करवा दूं। आपके स्कूलों में अक्सर क्या होता है, इसको ना पैराग्राफ के अंदर करवाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पैराग्राफ के अंदर याद मत करो, यहाँ पर शो करूंगा मैं अभी, उसको ना अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना। पर अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने के लिए ना इसको छोटा करके लिख लो, ऐसे खारिफ क्रॉप इक्वल्स टू में, मतलब इस तरह से ऐसे बना करके, रेनी सीजन जून टू सितंबर सोयाबीन, रबी क्रॉप विंटर सीजन अक्टूबर मार्च, एग्जांपल ज़ैद क्रॉप समर सीजन, एग्जांपल वाटरमेलन। अब बच्चे पूछते हैं भैया एक बात बताओ, ऐसे तुम कंफ्यूज हो जाएंगे भैया कौन से सीजन के अंदर है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है भैया विंटर के अंदर, सीजन के अंदर, जून सितंबर, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ ऐसा बताओ कि हमें अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो मैंने एक ट्रिक बनाई है उनके लिए, ध्यान देना। देखो पहले क्या लिखा हुआ है भैया, के, फिर क्या लिखा हुआ है, आर। पहले क्या लिखा हुआ है, के, फिर क्या लिखा हुआ है, आर। ओके भैया, के किसके लिए, खारिफ के लिए, और आर किसके लिए, रबी के लिए। अच्छा, हिंदुस्तान के अंदर पहले क्या आती है भैया, पहले बारिश आती है, सर्दी आती है भैया, पहले बारिश आती है। तो रेनी आ जाएगा इधर, क्योंकि बारिश पहले आती है, और विंटर आ जाएगा इधर। देखो याद करने का आसान तरीका, देखते रहो। फिर भैया पहले ये बताओ, जून आता है या अक्टूबर। भैया पहले जून आता है, तो जून इधर और अक्टूबर इधर। इस तरीके से ना आप इसको याद कर सकते हो। के से खारिफ, आर से रबी। पहले बारिश आती है, फिर सर्दियां आती है, पहले जून आता है, फिर बाद में अक्टूबर आता है। इस तरीके से ना आप खारिफ और रबी क्रॉप को याद कर सकते हो। होप आपको अच्छी तरीके से चैप्टर समझ आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर लें और इसको प्लीज नोट करें। फिर हम करेंगे इसका अगला टॉपिक। जो अगला टॉपिक है वो बहुत ज्यादा मेजर टॉपिक है इस चैप्टर का। अगर आपने उसको कंप्लीट कर लिया ना, ये समझो कि 80% चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
तो जैसे कि स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया कि अब जो हमारा टॉपिक है वो एक मेजर टॉपिक है जिसके ऊपर मतलब ये समझो हमारा 70 to 80% चैप्टर डिपेंड करता है। टॉपिक का नाम है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस या फिर आप ये कह सकते हो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या होता है? देखो कोई भी काम को करना होता है ना तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है ना। इवन अगर मैगी बना रहे हो तो उसकी वजह से कुछ स्टेप्स होते हैं, है ना। इसी तरीके से अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो यानी कि अगर क्रॉप्स को उगा रहे हो यानी कि ग्रो कर रहे हो तो उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी मैं आपको तो पहले शॉर्ट के अंदर समझाऊंगा कि मैं क्या क्या बताऊंगा, उसके बाद टोटल जितने भी हमारे स्टेप्स है उसको हम इन डेप्थ जाके पढ़ेंगे, ठीक है। पहले एक बार ये समझते हैं कि इनके अंदर क्या क्या है इन स्टेप्स में। सबसे पहले एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर है सबसे पहला पॉइंट, वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। यानी कि अगर आप जब भी क्रॉप्स को उगाओगे तो आपको सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। सॉइल को प्रिपेयर करने का मतलब है यानी कि सॉइल को थोड़ा लूज करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। तभी तो यार उसके अंदर पानी जाएगा। कितना टाइम होता है कि मिट्टी जम जाती है, सूख जाती है, तो उसके अंदर बीज बोना मुश्किल हो जाता है। पानी डालते तो पानी ऊपर रहता है, तैरता रहता है। तो इसके लिए ना क्या करते हैं, मिट्टी को थोड़ा ना लूज कर लेते हैं जिससे बीज आराम से बो सके। जब पानी डाले उसके ऊपर तो पानी अंदर तक जाए। क्लियर? ये हमारा पहला स्टेप। डोंट वरी, अभी आपको मैं इन डेप्थ सारे स्टेप समझाऊंगा। सेकंड जो है वो है हमारा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सोइंग। सोइंग के अंदर क्या लिखा हुआ है? पुटिंग दी सीड्स, यानी कि सीड्स को मिट्टी में डालना। अब यार मिट्टी तो हमने लूज कर दी, अब प्लांट उगाना है यानी कि क्रॉप्स को ग्रो करना है तो उसके अंदर हमें बीज को डालना पड़ेगा। क्लियर? थर्ड है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर फर्टिलाइजर के अंदर जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो ये लिखा हुआ है, इसे हम एज ए न्यूट्रिएंट डालते हैं, ठीक है ना। किसके लिए? सॉइल के लिए। इससे बेनिफिट ये होता है कि यार देखो हमारी क्रॉप्स अच्छी उगती है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि भैया उसके अंदर कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं और ज्यादा अच्छी उसकी फर्टिलिटी हो जाती है सॉइल की, यानी कि वो और ज्यादा उपजाऊ हो जाती है और अच्छी तरीके से हमारी जो क्रॉप होती है वो ग्रो करती है, ठीक है। फोर्थ के अंदर आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एरिएशन। भैया मिट्टी तैयार कर लिया आपने, लूज कर लिया, बीज डाल दिया उसके अंदर, थोड़ा मैन्योर डाल दिया, यानी मैन्योर का हिंदी में मतलब होता है खाद। ये भी आपको मैं ढंग से समझाऊंगा अभी। फिर उसके बाद क्या करना है, ये पानी भी तो देना जरूरी है, उसको कहते हैं इरिगेशन, सप्लाई ऑफ वाटर। इरिगेशन सुनते हैं आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? फोर्थ स्टेप के अंदर सप्लाई ऑफ वाटर, यानी कि प्लांट्स को पानी देना। ओके। फिफ्थ है वो है हमारे यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। देखो आप में से काफी सारे मेरे भाई होंगे, काफी सारी मेरी बहनें होंगी, वो ना विलेज से बिलोंग करते हैं, गांव के रहने वाले होंगे, तो उनको पता होगा कि यार जब भी हम किसी प्लांट को ग्रो करते हैं तो आसपास कुछ घास वगैरह उग जाती है, यानी कि अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं, तो उनको हमें कट करना होता है। ये कट क्यों करने की जरूरत होती है? उगे रहने दो यार, देखो अगर वो उगी रहेंगी ना तो एक टाइम आएगा वो बढ़ देंगी और बाकी जो क्रॉप्स है ना उनकी जगह को घेरेंगी, यानी कि उनको कवर करेगी। और एक टाइम आएगा जब आप क्रॉप्स को बाहर निकालोगे, ठीक है ना, तो उसके टाइम पे भी वो बहुत ज्यादा दिक्कत देती है, तो इसलिए उनको ना आपको प्रोटेक्ट करना है उससे। काफी सारे तरीके होते हैं, या तो उसको काट दो उसको, या फिर कुछ वीडिसाइड्स डाल दो। वीडिसाइड्स क्या होता है? कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं उससे वो उगती ही नहीं है, उगती भी है तो ज्यादा नहीं उगती है, ठीक है। अगला है वो है हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? सब कुछ कर लिया, एक टाइम होगा हमारी जो क्रॉप है वो रेडी हो जाएगी तो उसको हार्वेस्ट करना है, यानी कि काटना है, यानी कि फिर उसको बाहर निकालना है, ये कह सकते हो आप। अगला जो स्टेप है वो हमारा लास्ट है, वो है स्टोरेज। अब ये इतने सारे आपने अगर आलू की उगाए हैं तो आलू रखोगे कहाँ पर? तो उसको स्टोर करना जरूरी होता है। ये थे हमारे बेसिक से कुछ स्टेप्स। एक क्वेश्चन अराइज होता है, ये जब आप इसे याद करें तो क्या आप इसे आगे पीछे कर सकते हैं? आप इसे आगे पीछे नहीं कर सकते। ये स्टेप्स में रहेंगे, पहले प्रिपेयर करनी पड़ेगी सॉइल, फिर आपको बीज बोने पड़ेंगे, फिर आपको मैन्योर ऐड करना पड़ेगा, फिर पानी देना पड़ेगा। इस तरीके से ये स्टेप्स है, आगे पीछे नहीं हो सकते। क्लियर? एक बार इसको प्लीज नोट कर लो अपने दिमाग में उठाने के लिए, फिर एक एक करके ना इन सबको मैं इन डेप्थ पढ़ेंगे कि सॉइल को प्रिपेयर किस तरीके से करा जाता है, बीज किस तरीके से बोए जाते हैं, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स एक एक करके जितने भी हमारे स्टेप्स है अब इनको इन डेप्थ जा करके पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे इनको। ये क्या कह रहे थे? सबसे पहला स्टेप हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। समझ आ गया है कि यानी सॉइल को प्रिपेयर करना है कि भैया इसको करना क्या होता है। देखो ये क्या है? हमारा फर्स्ट स्टेप है जिसके अंदर सॉइल को इस तरीके से प्रिपेयर करते हो जैसे सोइंग दी सीड्स, यानी कि जिससे आप उसके अंदर बीज को बो सको, ठीक है। अब भैया ये बताइए, इस काम हाथ से कर ले अपने और हाथ से मिट्टी को खरोद दे? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। इसके लिए ना कुछ टूल्स होते हैं, कुछ औजार होते हैं। तीन तरीके के होते हैं, एक होता है प्लो, एक होता है हो और एक होता है कल्टीवेटर। एक एक करके इनको समझेंगे। देखो प्लो क्या होता है? पहले के जमाने में इस्तेमाल करा जाता था,
सिंपल भाषा में समझाओ ना, हल को कहते हैं। एक साइड लकड़ी होती थी और नीचे की साइड थोड़ा सा जो हिस्सा होता था वो ब्लेड का बना होता था, और उसको बैल से जोड़ देते थे, और फिर वो खींचता रहता था और मिट्टी फिर एक तरफ होती रहती थी, लूज हो जाती थी। क्लियर। फिर उसके टाइम बाद हो क्या हुआ कि उससे ये जरूरी था कि ना, पहले जब मिट्टी को लूज करा जाता था उसके ऊपर थोड़ी बहुत घास उगी हुई होती थी, तो उस घास को हटाना जरूरी था, तो उसके लिए इस्तेमाल करा जाने लगा हो। पर आज के टाइम पे कल्टीवेटर। कल्टीवेटर किससे क्या होता है, एक ट्रैक्टर को ना ब्लेड्स वगैरह से जोड़ सकते हैं, जैसे कि हमारा फोटो के अंदर देख सकते हो। उससे क्या होता है, ट्रैक्टर चलते रहता है और उसके थ्रू ना, कल्टीवेटर के थ्रू पूरी पूरी जो मिट्टी होती है वो लूज होती चली जाती है एक ही बारी के अंदर, ठीक है ना। तो ये था हमारे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। यहाँ पर ना प्लो का एक मीनिंग आ रहा है, तो प्लीज उसे नोट कर ले। हो का मीनिंग आ रहा है और कल्टीवेटर का मतलब आ रहा है, तो इसको नोट कर ले अच्छी तरीके से, एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम अगला स्टेप पढ़ेंगे सोइंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब जो है हमारा है सेकंड है, वो है सोइंग। सोइंग अभी आपको मैंने बताया था, सोइंग सुनते आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, बीज को बोना है, यानी कि प्लांटिंग दी सीड्स इन दी सॉइल, ठीक है। अब क्या भैया इसके अंदर इतना ही है, नहीं, इसके अंदर थोड़ी बहुत आगे बातें और पढ़ेंगे। देखो, जब आप बीज को बो रहे हो ना, ठीक है ना, तो सबसे मैटर करती है, वो करती है क्वालिटी ऑफ सीड्स, यानी कि सीड्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतनी अच्छी आपकी क्रॉप होगी, ठीक है। तो इसको ये डिटरमाइन करता है कि आपकी क्रॉप कैसी होगी। भैया इसको पता कैसे चलेगी सीड्स कैसा अच्छा है या बेकार है, तो कुछ नहीं करना, सबसे आसान तरीका होता है, आपको एक बात बताता हूँ। जो बीज होते हैं ना, उसको पानी में भिगो दो। जो बीज अच्छा होगा वो पानी के अंदर डूब जाएगा, जो बेकार बीज होगा वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा। ये पहचान होती है एक अच्छे बीज की और एक बेकार बीज की, ठीक है। अब भैया बीज के हमने ये तो चेक कर लिया कि हमारा सीड अच्छा है या बेकार है। अब हमें क्या करना है, उसको बोना है। क्या उसको हाथ से बोएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट आज के टाइम पे ये जो काम होता है वो सीड ड्रिल के हेल्प से होता है। सीड ड्रिल जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, फोटो बनी आ रही है, उसके ना बेनिफिट ये होता है कि जो भी सीड होते हैं वो इक्वल इक्वल गैप के अंदर जमीन के अंदर जाते हैं। अगर आप हाथ से बोगे तो कोई बीज को पहले बो दोगे, किसी को बाद में बो दोगे, फिर जब वो ग्रो करेगा फिर शायद आपस में वो कोलैप कर जाएगा, मतलब टकराने लग जाएगा, मे भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो सीड ड्रिल के बेनिफिट ये है कि वो इक्वल इक्वल गैप के अंदर उसको बो देता है, ठीक है। इसे प्लीज नोट कर लीजिए। देखो बुक्स के अंदर ना ये बहुत बहुत बड़ा बड़ा लिख रखा है, यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट के अंदर लिखवा दिया है। ये देखिए छोटे छोटे से नोट्स के अंदर, हैंडमेड नोट्स है ये मेरे, सच बताऊँ तो मैं आप लोगों को, इसे नोट कर लो। इवन एग्जाम के अंदर आप ये लिख करके आ जाओगे ना, बिल्कुल इसी तरीके से आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे अपना थर्ड स्टेप, वो है मैन्योर फर्टिलाइजर का, तो प्लीज इसे पहले नोट करिए फिर करते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा ये थर्ड पॉइंट के अंदर क्या था, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जब आपने बीज बोली तो उसके अंदर आपको मैन्योर डालना पड़ेगा और फर्टिलाइजर को मिक्स करना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक ही चीज डाली जाती है। पहले पढ़ते हुए मैन्योर क्या होता है, फिर बताऊंगा फर्टिलाइजर क्या होता है। मैन्योर का हिंदी में होता है खाद, ठीक है ना। ये दे आर द सब्सटेंसेस दैट आर एडेड टू द सॉइल टू इंक्रीज देयर फर्टिलिटी। इसे ऐसा न्यूट्रिएंट डाला जाता है जिससे जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो और अच्छी हो जाए, मिट्टी, इसलिए इसको डाला जाता है। भैया मैन्योर बनता है कैसे है यार, मैन्योर ना फार्म्स में बनता है, फार्म यानी कि खेतों में ही बनता है। जो सड़े गले पत्ते होते हैं, काव डंग होते हैं, यानी कि गोबर होता है, ठीक है ना, इसको आपस में मिक्स कर दिया जाता है अच्छी तरीके से, और उसको एक जगह पे छोड़ दिया जाता है। कुछ टाइम उस बाद उसकी अपने आप खाद बन जाती है, ठीक है। इस तरीके से मैन्योर को बनाया जाता है। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं यार, ये केमिकल्स होते हैं जो फैक्ट्रीज के अंदर बनते हैं। इसको भी एज अ मैन्योर ही डाला जाता है, मतलब ये काम जो काम मैन्योर करता है ना वही काम फर्टिलाइजर भी करता है। होप आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, प्लीज इसे नोट कर लो। अब हम पढ़ेंगे इसके बीच का डिफरेंस, कि भैया मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में प्रॉपर डिफरेंस बताओ। और अक्सर ये 3 नंबर के अंदर पूछा जाता है, तो यहाँ पर ऐसे की फोटो आ रही है, तो प्लीज इसको नोट करो और साथ में साथ सुनते चलना। एक कॉलम आपको यहाँ पर फर्टिलाइजर का दे रखा है और एक कॉलम आपको यहाँ पर मैन्योर का दे रखा है। फर्टिलाइजर में यहाँ पर लिख रखा है ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। इनऑर्गेनिक का मतलब ये नेचुरल नहीं है, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक का मतलब नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है, आपने बनाया है। और जो मैन्योर है ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक यानी नेचर से मिली जितनी भी चीजें होती है ना उससे बनाया गया है। प्लांट, जो प्लांट का जो वेस्ट होता है, काव डंग होता है, उसको मिला करके। क्लियर। सेकंड पॉइंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं
ये फैक्ट्रीज के अंदर बनते हैं, और जबकि हमारा मैन्योर होता है वो फार्म में बनता है, फार्म यानी कि खेतों में बनता है, ठीक है। अगले पॉइंट में ये बताया गया फर्टिलाइजर्स जो होते हैं इसको थोड़ा सा डाला जाता है, ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं होती है, जबकि मैन्योर को बहुत सारा मिलाना पड़ता है और इसकी वजह से ह्यूमस भी आ जाती है। होप आपको अच्छी तरीके से इसका डिफरेंस समझ आ गया होगा, प्लीज इसे नोट कर लो। फिर हम करेंगे इसका फोर्थ पॉइंट। तो दिस इज आवर फोर्थ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, वो है इरिगेशन, यानी कि क्या बोला था मैंने, सप्लाई ऑफ वाटर, यानी कि क्रॉप्स को पानी देना है। तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ था सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि भैया जो आप क्रॉप्स को पानी दे रहे हो ना वो रेगुलर इंटरवल के अंदर देना है। द टाइम एंड द फ्रीक्वेंसी वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। इसका मतलब क्या होता है, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। किसी क्रॉप को पानी ज्यादा चाहिए, किसी क्रॉप को पानी कम चाहिए, ठीक है ना। किसी को बार बार पानी चाहिए, किसी को दिन में एक बार ही पानी चाहिए या फिर 2 बार ही पानी चाहिए। तो डिपेंड, ये वेरी करता है क्रॉप से लेकर के क्रॉप तक, यानी कि कितने टाइम में चाहिए। भैया कोई ऐसी क्रॉप होगी जिसे हर 2 घंटे बाद पानी चाहिए, कोई ऐसी क्रॉप होगी जिसमें दिन में 2 बार ही चाहिए। टाइम वेरी करता है, वेरी का मतलब चेंज हो सकता है क्रॉप से क्रॉप तक। फ्रीक्वेंसी का होता है नंबर ऑफ टाइम्स, हिंदी में बता रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम, कितनी बार देना है। क्लियर हो गया। अब इसके भी मेथड होते हैं, 2 तरीके के मेथड होते हैं, एक तो होता है ट्रेडिशनल और एक होता है मॉडर्न मेथड। तो यहाँ पर जो आपको मैं डिस्कस कराऊंगा ना वो मॉडर्न मेथड कराऊंगा। मॉडर्न के अंदर जैसे कि अब यहाँ पे 2 आ रहे हैं, एक आ रहा है स्प्रिंकलर मेथड यानी कि स्प्रिंकलर सिस्टम, और दूसरा है वो हमारा ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर के अंदर क्या होता है, जो क्रॉप्स को पानी दिया जाता है ना स्प्रिंकल के थ्रू दिया जाता है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो। और ड्रिप सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो क्रॉप्स को पानी दिया जाता है ना वो ड्रॉप बाय ड्रॉप दिया जाता है, बूंद बूंद कर करके दिया जाता है। होप आपको अच्छी तरीके से इरिगेशन का मीनिंग समझ आया होगा, दोनों मेथड समझ आएंगे। और ये जो मैंने इंपॉर्टेंट बात लिखवाई है ना, ये अगर तुम्हें समझ आ गई है ना तो मतलब ये समझ लो कि तुम्हारे अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं इस चैप्टर के अंदर, ये टाइम और फ्रीक्वेंसी वाली बात, ठीक है। अब हम करेंगे अपना फिफ्थ पॉइंट, तो प्लीज इसे जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। मैंने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग के अंदर कि वीड्स क्या होता है, अनडिजायरेबल प्लांट्स होती है, कुछ ऐसी घास होती है जो क्रॉप के साथ उगने लग जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ना 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। सबसे पहले भी वीड्स क्या होता है, वीड्स आ रही थी अनडिजायरेबल प्लांट्स। अनडिजायरेबल का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना, जिसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उन्हें कहते हैं वीड्स। अब वो प्रोसेस जिसके अंदर वीड्स को हटाया जाता है उसे कहते हैं वीडिंग, ठीक है। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। और थर्ड पॉइंट है वो वीडिसाइड। वीडिसाइड्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो वीड्स को आने से रोकते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज इन्हें भी जल्दी से आप नोट कर लीजिए। फिर हम करेंगे इसका 6 पॉइंट विच इज हार्वेस्टिंग, और उसके बाद है स्टोरेज। फिर हमारा ये लगभग ये बोलो 80% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर 2-3 छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, उसके बाद एंजॉय करना, ठीक है। हमारा 6 पॉइंट है स्टूडेंट्स, उसके अंदर कहता है कि हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, देखो आपने सारे के सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिया। अब एक टाइम होता है कि भैया अब फसल को ना समय दो कि उगने का, ठीक है ना। जब वो मैच्योर हो जाती है, उग के एकदम रेडी हो जाती है ना, तब उसको बाहर निकालना, उस प्रोसेस को कहते हैं हार्वेस्टिंग, ठीक है। ये वाली रीड करते हैं। हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैच्योर, ठीक है ना। जब वो मैच्योर हो जाए, एकदम बन के रेडी हो जाए, लगेगा कि हाँ भाई अब काटने लायक है फसल। इट इज टेक यूजुअली 3 to 4 months टू मैच्योर। लगभग ऐसा होने में लगभग 3-4 महीने लग जाते हैं एक फसल को मैच्योर होने में। अब ये क्या ऐसे हाथ से निकालना है, नहीं, इसके लिए भी एक मशीन होती है। देखो आज का टाइम इतना टेक्नोलॉजिकल है, हर चीज के लिए एक मशीन है। इट इज डन बाय हार्वेस्टर, और ये किसके थ्रू होता है, एक हार्वेस्टर के थ्रू होता है। एक ऐसे मशीन होती है जिससे ना जितनी भी क्रॉप्स होती है एक एरिया में हार्वेस्ट होती चल जाती है, कटती चल जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर फोटो आ रही है तो उसको प्लीज देख लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना लास्ट टॉपिक, वो है स्टोरेज। देखो स्टोरेज क्या होता है, आपने हार्वेस्ट तो कर लिया, मान लो आपने आलू उगाए थे, ठीक है ना, आलू उगा के रख तो लिए एक तरफ। अब क्या उसको ऐसे छोड़ दोगे, नहीं भैया उसको स्टोर भी करना जरूरी है। तो स्टोर करने से पहले आपको एक चीज बता दूं, उसको ना आपको क्या करना होता है, सूरज होता है ना, यानी कि सन के पास थोड़ा लेकर के जाके रख देना चाहिए, थोड़ा खुले में रख देना चाहिए। बिकॉज आप मिट्टी से डायरेक्ट निकल के कोई चीज बाहर आई है तो सीधी से ज्यादा उसके अंदर मॉइस्चर भी होगा, थोड़ी नमी भी होगी, तो उससे क्या होगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा,
ठीक है। थोड़ा और कुछ इंसेक्ट्स वगैरह होंगे, कुछ कीड़े वगैरह भी होंगे, तो वो भी एक तरफ हो जाएंगे। उसके बाद इसको बड़ी बड़ी ग्रेनरीज होती है, जैसे ग्रेनरी की एक फोटो आ रही है यहाँ पर, उनके अंदर इनको स्टोर करा जाता है, जिससे ये चीज़ें खराब ना हो, कोई चूहे वगैरह इसके अंदर मुंह ना मार दे। ठीक है। अब हमारा जो मेजर टॉपिक खत्म हो जाता है, अब पढ़ेंगे छोटे छोटे से टॉपिक्स, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए, फिर चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं चैप्टर को खत्म। चैप्टर का लास्ट टॉपिक हुआ है एनिमल हस्बेंड्री। सुनते ही समझ आ रहा है कि एनिमल से रिलेटेड होगा। आइए एक बार रीड करते हैं। एनिमल रियर्ड इन फार्म नीड टू प्रॉपर केयर एंड मैनेजमेंट विद प्रॉपर फूड एंड शेल्टर। यानी कि जो एनिमल्स फार्म के अंदर होते हैं, खेतों के अंदर होते हैं, ठीक है ना, और हर इंसान ना खेती नहीं कर रहा, कुछ क्या होता है जानवरों को चरा रहा होता है, तो उनको भी ये प्रॉपर फूड देता है, प्रॉपर शेल्टर देता है, बदले में उसको क्या मिलते हैं भैया, दूध वगैरह मिलता है। ठीक है ना, तो उसको वो बेचता है, उसको वो पैसे कमाता है। जब ये जो चीज होती है ना एक लार्ज स्केल के ऊपर करी जाती है, बड़े लेवल के ऊपर करी जाती है, तो इसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। होप आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। यहाँ पर फोटो बन जा रही है। प्लीज अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पर वीडियो खत्म हो गया है, देखो कोई भी वीडियो है उसको अगर आपको प्रॉपर उससे बेनिफिट लेना है ना, तो प्लीज उसको ना ऐसा मूवी की तरह मत देखो, उसको नोट करो, उसके नोट्स बनाओ। ठीक है ना। इस चैनल के ऊपर बिलीव में आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है बार बार सर्च करने की। चैनल के अंदर जाओ, उसको सब्सक्राइब करके रख लो, जाकर के ना प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाइए और वहाँ पे आकर उसको देख लीजिए। और आसान तरीके से कहूँ आपको, जो आपकी प्लेलिस्ट है ना, वहाँ पर 3 डॉट्स बनी आ रही है, वहाँ पर एक उसको पे क्लिक करो, ऐड टू लाइब्रेरी का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर लो, तो आप जब यूट्यूब ओपन करोगे वो प्लेलिस्ट आपको शो करेगी। काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चैनल पर आपको सारी चीज़ें मिलेगी। बताओ क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और इसी तरीके से आपको छोटे छोटे से मैं आपको नोट्स बना के दूंगा। ठीक है।